चलिए ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम बता दिए थे ताप का दर स्थिरांक पर जो प्रभाव होता है उसका न्यूमेरिकल। जो भी क्वेश्चन था कल कंप्लीट कर दिए। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और बच गया इस चैप्टर में, वो है कैटलिस्ट और उसका प्रभाव। इसके बाद है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये दो टॉपिक पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कैटलिस्ट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव किस पर पड़ना है? प्रतिक्रिया के दर पर। प्रतिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का जो प्रभाव है वो पढ़ना है। अब सबसे पहले ये समझना है कि उत्प्रेरक क्या होता है। अब इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप घर से पैदल आते हैं, एक समय निर्धारित समय पर पहुंचते हैं। अब आपको एक साइकिल दे दिया जाएगा, तो साइकिल से आइएगा तो जितना समय में पहले आते थे उससे कम समय में आइएगा कि और अधिक समय लगेगा? कम समय लगेगा। तो आप बताइए कि साइकिल क्या किया, आपका जो आने का जो दर था, जो स्पीड था, उसको वो बढ़ा दिया। ठीक है, आपके गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक में आपको मदद किया। तो उत्प्रेरक यही है। अब क्या है कि आप बताइए कि उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है? उत्प्रेरक रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं लिया तो कैसे आप चले आए? आपके साथ तो भी आया है ना, तो भाग तो भी लिया। लेकिन क्या है कि उसमें साइकिल की लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, साइकिल के चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगी, साइकिल के मोटाई में वृद्धि नहीं होगी, साइकिल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। साइकिल जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। और आप में बदलाव होगा कि आप जो साइकिल चलाइएगा तब पसीना निकलेगा, आपका एनर्जी खत्म होगा। तो आप रिएक्टेंट है, तो आप रिएक्टेंट है तो आप में वो परिवर्तन ला देगा, लेकिन उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्प्रेरक वही होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का अपना परिवर्तन नहीं होता है, कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होगा उसका। उत्प्रेरक के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको कहीं लेके गया कि चलिए हम आपका ये काम करवा देंगे। वहां जाने के बाद आपको भाड़ा करके ले जाएगा, गाड़ी चाहे जैसे भी ले जाए, गाड़ी पर बैठा के ले जाए, जो भी ले जाए, तो वो जो खर्च करेगा ना वो सब आप में ऐड कर देगा। ये नहीं सोचिए कि आपको बड़ा अच्छा लगा कि बेचारा ले आया, घर से बैठा करके यहाँ तक पहुंचा दिया, फिर यहाँ तक छोड़ दिया, ये सब भ्रम में नहीं रहिएगा। वो सारा एनर्जी आपको जोड़ देगा। जैसे आप किसी कपड़ा दुकान में जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, वहाँ कपड़ा दुकानदार जो है आपको चाय नाश्ता कराता है, ठंडा पिलाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आप सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, खुद सम्मान किया। नहीं, वो अगर 50 रुपया खर्च किया होगा ना तो 100 रुपया आप में ऐड कर देगा और आपको देना पड़ेगा। तो कैसे दीजिए आपको पता नहीं है, लेकिन उसको पता है, वो ले ही लेगा आपसे। तो कैटलिस्ट यही, कैटलिस्ट जितना भी है वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है। छोटा बच्चा किताब के इसमें लिखता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वहां ये समझाया जाता है कि जब भाग वही लेगा जिसमें परिवर्तन होगा। जैसे आप भाग लिए तो आप में परिवर्तन हुआ कि आपका पसीना निकला, आपका एनर्जी लॉस हुआ। और साइकिल भाग लिया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो जैसे वहीं पर है। आप कहेगा उसका टायर किया गया, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो उत्प्रेरक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, लेकिन उसके अंदर अपना कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है। उस पदार्थ के अंदर अस्थायी परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं उत्प्रेरक कहते हैं। हाँ, चलिए परिभाषा लिखिए। वह
रासायनिक पदार्थ, परिभाषा लिखिए, वह रासायनिक पदार्थ जो अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है उसे उत्प्रेरक कहते। समझ गए? ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के, देखिए टेम्पोररी परिवर्तन हो सकता है लेकिन अस्थायी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आपके पास कलम नहीं है तो आप किसी को कलम दे सकते हैं लेकिन वो टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं हो सकता है। तो आपके अंदर वह बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के आपके प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि दर को खाली बढ़ाता ही है तो उत्प्रेरक कहेंगे, दर को घटा भी सकता है। इसलिए प्रतिक्रिया के दर को यह प्रभावित करता है, उससे उत्प्रेरक कहते हैं। बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। बराबर क्या होता है, सब बढ़ना घटना होता है या बंद कर देगा। अब जैसे एग्जांपल देखिए 2KClO3, ये पोटासियम क्लोरेट है। इसका उपयोग ऑक्सीजन गैस बनाने में होता ही होता है लेकिन ज्यादा उपयोग बम बनाने में होता है। इसलिए कभी भी इस पर जो है यूट्यूब पर जाकर, चाहे यूट्यूब पर कहते हैं, कभी भी गूगल पर जाकर इसको सर्च नहीं करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम गर्म करते हैं। गर्म करने से 2KCl + 3O2 ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। अब ध्यान दीजिए, इसको सीधे गर्म करते रहेंगे, सालों साल लग जाएगा, गर्म करते रहेंगे, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही इसमें MnO2 डाल देंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड, बस धड़ाधड़ ऑक्सीजन गैस निकलने लगेगी। तो यहाँ MnO2 क्या होगी, कैटलिस्ट है, ये उत्प्रेरक होगी। यहाँ MnO2 उत्प्रेरक हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस, विशेषता क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब हो गया विशेषता क्या है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कोई भी उत्प्रेरक उसी प्रतिक्रिया पर काम करता है जो प्रतिक्रिया स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वतः होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो स्वतः नहीं होता। जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, पढ़ते नहीं है, तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। जब तक गार्जियन डंडा लेके नहीं बैठेंगे, जब तक कोई डांटेगा नहीं, 4 थप्पड़ कान के जर में देगा नहीं, पढ़ नहीं सकता, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और चलिए दूसरे तरफ आइए, जैसे मोबाइल है, मोबाइल आप हाथ में लेते हैं कि तुरंत तो आपका हाथ जो है से फ्लिप करने लगता है, तुरंत हाथ जो है स्क्रॉल करने लगता है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। तो उत्प्रेरक भी ध्यान रखिएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस पर काम करता ही नहीं। कोई भी टीचर किसी विद्यार्थी को समझाता है कि तुम पढ़ो, पढ़ के अच्छा बन जाओगे, ये होगा वो होगा, ये असर करता है किस पर, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है उसी पर असर करता है, जो नहीं पढ़ने वाला रहता है उस पर असर करता ही नहीं है। तो ये भ्रम और भूल हटा लीजिए कि जो विद्यार्थी अपने से हेल्प नहीं करेगा उसको किसी के हेल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसको कोई कितना भी समझा दे, कुछ भी कर ले, लेकिन उसके माइंड में ये चीज सेट ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका जो सब्सटेंस है वो नॉन रिएक्टिव है और उसमें प्रेग डाल दिए तो रिएक्टिव हो गया, ऐसा नहीं है। जितना भी रिएक्शन है, अगर वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जो रिएक्शन अपने आप होने के लिए प्रेरित रहता है, उस रिएक्शन को आप उत्प्रेरक के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा उत्प्रेरक जो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर काम नहीं करता है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, यह स्वतः अभिक्रिया
यह स्वतः अभिक्रिया पर क्रियाशील होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है। दूसरा, आपको पता होगा हम बताए थे कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें रिएक्टेंट को एनर्जी दिया जाता है। जैसे आप रिएक्टेंट हैं, हम आपको डेली एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते देते क्या होगा कि आपको ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा और आप जिस परीक्षा में बैठिए पास कर जाइए, ऑफिसर बन जाइएगा। तो ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं इसको, कि जिसको एक्टिवेशन एनर्जी पर्याप्त मिल गया और वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गया तो इसके बाद उसका प्रोडक्ट बनना ही बनना है। तो ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे आपका एक्टिवेशन एनर्जी है 20 जूल है, 20 जूल एनर्जी लेते हैं, आप काम करते हैं। अब आपके साथ उत्प्रेरक आ गया, कैटलिस्ट आ गया, हो सकता है कि आपको 5 जूल मिलेगा, आप काम कर जाइएगा। इसलिए उत्प्रेरक जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। यह सक्रियण हाँ, यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, को कम करता है। यह सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। तीसरा क्या है, इसका साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था मतलब हो गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इसका साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये साम्यावस्था पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद देखिए, अब है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी आपको मालूम होना चाहिए कि किसी सिस्टम के अंदर उतना एनर्जी होता है जिस एनर्जी से वो कोई भी काम करने के लिए पर्याप्त रहता है। जैसे आपके शरीर के अंदर में एनर्जी है, आप नहीं जानते होंगे, समझ लीजिए कि आप पूरे एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकते, आपका एनर्जी उसमें कट ऑफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए, समझाते समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एनर्जी है इतना एनर्जी डेली आपको शरीर जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो ये कहलाएगा फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी कहलाएगा। इस एनर्जी में डिवाइड होता है। मान लीजिए इतना एनर्जी है जो शरीर अपने अंदर के काम को करने के लिए, संपन्न करने के लिए ये एनर्जी रख लेता है, तो इतना ही आपको काम करने के लिए एनर्जी बचता है। इसी एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, ज्यादा उपयोग कर लीजिए तो थक जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गलत चीज के उपयोग से, जैसे मान लीजिए कि आप भांग खा लिए या दारू पी लिए या कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खा लेते हैं कि आप इसमें के एनर्जी को खींचना शुरू कर देते हैं। हाँ, इससे क्या होता है कि शरीर जो है धीरे धीरे गुस्सा होकर के कोई ऐसा अंग आपका डैमेज कर देगा जिसके चलते आप हमेशा पे परेशानी रहेगी। ठीक है, तो ये कहता है कि कैटलिस्ट का कभी कोई रोल नहीं है फ्री एनर्जी को बढ़ाने। जैसे ये हमारा फ्री एनर्जी है ना, इतना अगर शरीर प्रोड्यूस करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा कोई भी कैटलिस्ट इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर सकता है। कैटलिस्ट कभी भी फ्री एनर्जी पर कोई प्रभाव नहीं डालता, वो आपका वही का वही रहेगा। हाँ, ये है कि आपके अंदर जो उपयोग होने वाला एनर्जी है, जिस एनर्जी को आप उपयोग करते हैं उस एनर्जी को वो बढ़ा सकता है, लेकिन इस फ्री एनर्जी को नहीं बढ़ा सकता है। हाँ, वो एनर्जी आप नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन कमाते हैं और आपको देते हैं, आप उसमें आराम से खाते हैं, सोते हैं, ऐश करते हैं, जो भी करते हैं, गार्जियन उसमें से अपना पैसा रख लेता है, वो आपको नहीं दे सकता है। कोई भी आदमी जो कमाएगा, अगर उसका वेतन 20,000 रुपया पर मंथ रहेगा तो उसमें से 5,000, 6,000, 7,000 रुपया वो रख ही लेगा। इसके बाद ही आपको डोनेट करेगा कि लीजिए। आप जो चाहिएगा कि 100% हमको दे दे, संभव नहीं। अगर देगा तो बहुत कम दिन सरकार चलेगा, बहुत कम ही दिन लोग सर्वाइव करेगा, सब दिन नहीं कर सकता। तो चौथा लिखिए, यह फ्री एनर्जी, या फ्री एनर्जी जिसको कहते हैं मुक्त ऊर्जा, मुक्त ऊर्जा को प्रभावित
नहीं करता है, या मुक्त ऊर्जा को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया इसकी विशेषता। और भी विशेषता है लेकिन ये मुख्य विशेषता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसके प्रभाव बतावे, तो ये पूरा लिख दीजिएगा। 2 से 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, इसके प्रभाव बतावे, जल्दी नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब देखिए, अगला है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, अब है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब हो गया रासायनिक प्रतिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत। रासायनिक प्रतिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, मतलब जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है सबको एक ठोस गोला माना गया है। ठीक है, और इसमें कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कहता है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है तो आपस में सब टकराता है ना, सब आपस में टक्कर देता है। अब जो टक्कर इफेक्टिव होगा उसी टक्कर से उत्पाद बनता है, और जो टक्कर इफेक्टिव नहीं होगा उत्पाद नहीं बनेगा। उदाहरण समझिए, जैसे आप बैट लिए, आप पहुंच गए पिच पर, आपको बॉल आते गया, आप मारते गए, आप देखिएगा कि जो बॉल सही से बैट पर अगर आता होगा वह बॉल जो है बाउंड्री पार हो जाता होगा। ठीक है, और जो कट फट लगा, इधर उधर लगा, उसमें ही आपको गड़बड़ी होती है। तो प्रभावी संघट्ट का मतलब हुआ कि उपयुक्त दिशा में और उपयुक्त गतिज ऊर्जा के साथ आपस में टकराना है। अब टक्कर इतना भी तगड़ा ना हो कि बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने आप फिर अलग हो जाए। जैसे आप एक स्ट्राइकर मारते हैं कैरम बोर्ड के गोटी पर, कभी कभी होता है कि इतना कस के स्ट्राइकर से मारते हैं कि गोटी अंदर जाता भी है, बाहर भी निकल जाता है। इतना भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, यह सिद्धांत
यह सिद्धांत विलियम लेविस तथा मैक्स ट्राउज के द्वारा दिया गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि कोलिजन थ्योरी किसने दिया। जवाब होगा विलियम लेविस और मैक्स ट्राउज, ये दो वैज्ञानिक मिलकर यह थ्योरी दी। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उस सबको एक ठोस गोला माना गया है, नहीं माना गया है। रिएक्शन के प्रत्येक अणु या अभिक्रियक के सभी अणु को एक ठोस गोला माना गया है। ठीक है, अभिक्रियक के सभी अणु को एक ठोस गोला माना गया है, तब ना आपस में टकराएगा। तीसरा क्या है, यह रिएक्शन के इंटरमीडिएट सिद्धांत पर आधारित है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन होगा तो उसके बीच में उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, जो बहुत कम समय के लिए बनता है और अस्थायी होता है सॉरी। हाँ, जैसे आप स्नान करने जाते हैं तो कुछ समय का जो आपका सीन होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन फिर आपका सीन बदल जाता है। जैसे चावल ही पकता है तो देखिएगा बीच में ऐसा होता है जो न लगता है कि चावल है न लगता है भात है, बीच का स्थिति रहता है, उसी को कहते हैं यह इंटरमीडिएट सिद्धांत पर भी आधारित है। अब चौथा देखिए, जिसको कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, संघट्ट आवृत्ति कहेंगे हिंदी में, संघट्ट आवृत्ति। ये क्या है, अब देखिए, इकाई आयतन का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब मिला के। इकाई आयतन में और प्रति सेकेंड, इकाई आयतन है जैसे ऐसे आयतन होगा, इकाई आयतन हुआ, उस अंदर में प्रति सेकेंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितना टक्कर करता है उसकी संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इकाई आयतन में प्रति सेकेंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो आपस में टकराता है उसके टक्कर की संख्या को कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ, इकाई आयतन में प्रति सेकेंड प्रतिकारक अणु के टक्कर की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। संघट्ट आवृत्ति कहते, ठीक है, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है,
अब इसका मैथमेटिक्स समझिए, मैथमेटिकली, ठीक है। जैसे A प्लस बी कोई रिएक्शन है, इससे प्रोडक्ट बन रहा, ठीक है। तो इसका जो वेग होगा वो बराबर हो जाएगा जेड ए बी और ई टू दी पावर माइनस ए बट्टे आर टी हो जाएगा। जहां जेड ए बी क्या हुआ, जेड ए बी क्या हुआ, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए तथा बी का फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति हो गया। हाँ, ये आवृत्ति हो गया, जेड हो गया आवृत्ति, ए और बी हो गया, इसका मतलब है ए और बी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आवृत्ति हो गया। ये ए है यहाँ वाला ए, यहाँ जो रहेगा तो है, और बी है दूसरा, इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में टक्कर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको जेड ए बी से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा पॉइंट, जल्दी लिखो। देख लिया, जो क्लास छूट जाएगा, वीडियो डाला हुआ रहता है रिकॉर्ड वाला, लाइव क्लास का ही वीडियो रहता है, उसको देख के वहां से अपना थ्योरी कंप्लीट करिएगा। क्लास डेली होता है, कोई एब्सेंट नहीं होता है। आपकी मर्जी पर है, आप लाइव पढ़िए या रिकॉर्डेड वीडियो देख के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, जो दिक्कत हो उसको कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। टेक्नोलॉजिकल समस्या होगा, जैसे कभी आवाज नहीं जाता है, कभी धुंधला पिक्चर दिखाता है, इसका निदान अभी नहीं होगा, तो धीरे धीरे होगा, अभी तो शुरुआत किए हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है तो बोलिएगा बस। अब देखिए पांचवा होता है जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, इसको कहते हैं प्रभावी संघट्ट कहते हैं, प्रभावी संघट्ट। ये क्या होता है, ये क्या है कि ये भी एक प्रकार का कोलिजन ही है, ये भी एक प्रकार का टक्कर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इतना गतिज ऊर्जा से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सही दिशा में टकराता है, जिसके चलते उसका पुराना बंधन जो है टूट जाता है और नए बंधन का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मजबूत या कमजोर से मतलब नहीं है, पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, नया का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। देखो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में पर्याप्त गतिज ऊर्जा से टकराता है,
गतिज ऊर्जा से टकराता है तो पुराने बंधन टूटकर नए बंधन का निर्माण करता है, नए बंधन का निर्माण करता है, जिससे उत्पाद बनता है, उसे प्रभावी संघट्ट कहते हैं, उसे प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो गतिज ऊर्जा है उसको किताब में देहली ऊर्जा भी लिखता है, देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पदार्थ है देहली ऊर्जा, हाँ देहली ऊर्जा, हाँ उसका नाम हुआ। जो पदार्थ के अंदर ऊर्जा रहता है उसमें भी ना, जैसे कोई पदार्थ टकराता है तो उसके अंदर भी तो ऊर्जा रहता है ना, उसकी ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। अब वो जो गति में टकराएगा तो उसमें तो गतिज ऊर्जा होगा। अब दोनों का सामंजस्य बैठा के तब टकराना होता है। जब टकराएगा तो उसमें पुराने बंधन टूट जाएंगे और नए बंधन का निर्माण होगा, जिससे उत्पाद बनता है। इसको प्रभावी संघट्ट कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे है इस तरह से, ये हो गया, इस पर रहेगा डेल्टा माइनस, इस पर रहेगा डेल्टा प्लस। यहाँ Cl रखिए। अब यहाँ पर OH माइनस इससे आएगा रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, ये है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, माने इसकी दिशा सही नहीं है। दिशा सही नहीं होगा तो क्या होगा सो देखो, बताते देखो ना। इस पर डेल्टा प्लस है, इस पर डेल्टा माइनस है, यहाँ भी OH माइनस आ गया। तो इस दोनों के बीच में इस तरह का रिपल्सन होगा, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। माइनस के सामने माइनस अगर टकरा गया, माइनस से माइनस का रिपल्सन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा नो प्रोडक्ट। यहाँ हो गया नो प्रोडक्ट। जैसे ये है हमारा मिथाइल क्लोराइड है, इसके प्लस होता है C पर और माइनस होता है Cl पर। अब ये दोनों आपस में ये रिएक्शन करने आए, इसमें टकराया, लेकिन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में दिशा इसकी सही नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो क्या होगा, ये माइनस और माइनस टकराएगा तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। यही देखो, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकरा रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन में टकरा रहा है, एकदम सही दिशा में टकरा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इसका है इस तरह से C है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ H है। इस पर डेल्टा माइनस है, इस पर डेल्टा प्लस है। अब मान लो कि OH माइनस यहाँ पर टकरा रहा है इस दिशा में, प्लस के पास, तो क्या होगा, ये देखो, इसमें ये जुड़ जाएगा C से, ये प्रॉपर दिशा में हुआ, सही दिशा में। ठीक है, अब यहाँ जो है ये Cl का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, इस पर यहाँ डेल्टा माइनस है, यहाँ भी डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है। तो जैसे ही अगर C के तरफ से ये OH माइनस आएगा तो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों के बीच में एक आकर्षण होगा। तो जब ये आकर्षण बनेगा तो इसका आकर्षण तो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जैसे तुम शादीशुदा हुआ, तुमको किसी महिला से फिर अफेक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बंधन कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसको पता चल जाता है। किसी का बंधन अगर कमजोर होगा तो पता उसको चल जाता है, तुमको भले पता चले नहीं, तुमको हम ठीक है लेकिन पता चल जाता है उसका। तो यहाँ जैसे ही बंधन कमजोर होगा तो इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट है, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट आ गया। अब इसके बाद ये प्रोडक्ट बना देगा इस तरह से।
अब उस Cl को हटा दिया और यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, और Cl माइनस अलग हो गया। तो ये जो है प्रोडक्ट बनता है, तो इसी का नाम है प्रॉपर ओरिएंटेशन या इफेक्टिव कोलिजन। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, जल्दी इसको याद कर लेना। अभी तक तो बोर्ड में नहीं पूछा है इससे क्वेश्चन, मे भी कहीं पूछ दे तो अपना लिख दोगे इसको। मेरा काम है तुमको हर बात बता देना, तुम्हारा काम है उसमें से जो फायदा का चीज है उसको रख लेना, जो हानि का चीज उसको छोड़ देना। लिख लिया? अब देखो, जब इफेक्टिव कोलिजन होगा फिर भी एक स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है उसमें, फिर भी एक रुकावट आ जाता है। जैसे भीड़ में हो तुम और तुम कोशिश करोगे कि हम किसी से सामने से टकरा जाए, कुछ मॉलिक्यूल बीच में अवरोध कर देता है, टकराने नहीं देता है, इसका कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक फैक्टर कहते हैं इसको हम। छठा देखो यहीं पर लिख देते हैं, इफेक्टिव कोलिजन में, इफेक्टिव कोलिजन में एक स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर जिसको पी कहते हैं, है ना, टक्कर के बीच, टक्कर के बीच र सही है कि बड़ा वाला र होगा टक्कर में? टक्कर के बीच अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, इसीलिए वेग बराबर होगा P, तब होगा ZAB और तब होगा e⁻⁻A/RT होगा। ठीक है, इस तरह से ये थ्योरी कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर भी यहाँ पर आज एंड हो गया, यह चैप्टर भी आपको आज कंप्लीट हो गया। जैसे जिस जगह पर जिसका उपयोग होता है अपना याद रखोगे। चार्ज के रूप में डेल्टा ऐसा लिखा जाता है, हाँ, और वैसे चेंज के रूप में जो है उसको इस तरह से लिखते हैं। केमिस्ट्री में त्रिभुज की तरह डेल्टा का मतलब चेंज होता है या हीट भी होता है, बहुत सारा चीज है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बात आपको समझा दे कि केमिकल काइनेटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिहार बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए कहिए या एग्जामिनेशन के लिए कहिए। इसलिए इसका जितना भी थ्योरी है वो थ्योरी और जितना भी इसका न्यूमेरिकल है उसको ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा फायदा होगा। और ऑब्जेक्टिव सब जो तैयार कीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये चैप्टर संपन्न हो गया। अब कल से हम पढ़ाएंगे 5वां चैप्टर, जो फिजिकल का सबसे लास्ट चैप्टर होगा, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो कल से सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमको लगा था कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया हो, लेकिन कल के क्लास में ही बोल दिए थे कि आज से पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन इसमें टॉपिक बचा हुआ था, इसलिए टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते थे, पढ़ा दिए हैं। इसको तैयार कीजिएगा। अरे ये वाला क्या है, देखो इसमें दो ही जगह है, ये प्लस है और माइनस, दो जगह है। अब अगर ये माइनस से माइनस टकरा जाएगा, यही ना संभव हो सकता है। इसका मतलब है कि दिशा सही नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अब गेट से हमको निकलना है तो दो बात हो, या तो इधर जाएंगे तो गेट से निकल जाएंगे, नहीं तो उधर जाएंगे तो टकरा जाएंगे। एक माइनस है, एक कंपाउंड इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो टकराने की संभावना क्या होगा, हो सकता है कि माइनस से माइनस टकरा जाए।
तो वही चीज यहाँ बताया गया कि माइनस से माइनस टकराएगा तब बाउंस बैक हो जाएगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और इसमें क्या है कि अगर सही दिशा रहेगा तो माइनस प्लस से जुड़ा, जुड़ने के बाद यहाँ वीक बॉन्ड बनाया, फिर इसका बॉन्ड वीक हो गया, जब देखा इसका स्टेबल है तो ये वाला हट गया, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट बन गया। तो इफेक्टिव कोलिजन में प्रोडक्ट बनता है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको तैयार कीजिए, आज इतना ही।